कर रहे थे अल्फा बीटा गामा लास्ट में था कुछ फॉर्मूले में फिर बता दूं कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है इसको प्रेफर करना। कब प्रेफर करेंगे? जब आपको लगे कि n बाई n नॉट ओके, n बाई n नॉट अगर लेट कैसे चल रहा है समझ नहीं आ रहा सिस्टम। तो जैसे n अगर ये हाफ 2 का मल्टीपल नहीं है, दिस नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर के फॉर्म में नहीं है, n कंप्लीट इंटीजर नहीं है, n हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज अ नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नॉट हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये हम प्रेफर करेंगे कि e टू द पावर माइनस लैम्डा t वाला फार्मूला आप यूज करें। बट अगर आपको लगता है कि n के साथ n नॉट इंटू हाफ टू द पावर n लिखा है ऐसा, और यहाँ n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अभी लिखा आपने, n इक्वल टू n नॉट हाफ टू द पावर n, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई t हाफ लाइफ। यहाँ से निकाल के रख लेंगे, आपको आराम से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये रिमेनिंग पार्ट है। अगर आप इसी पार्ट बताना है, पार्ट क्यू, तो आप इनिशियल नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, डिकेड पार्ट यहाँ से पता लग जाएगा, डिकेड पार्ट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में रेट की बात करेंगे, रेट का मतलब dn बाई dt होता है। रेट को हम और क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं, एक्टिविटी भी dn बाई dt होता है। ओके, रेट का मतलब dn बाई dt है एक्टिविटी, मतलब माइनस लेमडा इंटू n करेंगे तब जाके आता है ये n नॉट टू द पावर माइनस लेमडा इंटू t। तो अभी हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में चल रहे हैं, अब जो वहाँ पे होगा कुछ और देख लेंगे। पैकेज निकाल लो, पैकेज का बूस्टर हम करते हैं, बूस्टर में सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो वहाँ बताना होगा थोड़ा थोड़ा बता देंगे। पैकेज में देख रहा हूँ, आप देख लो अपना। बूस्टर निकालो बच्चों, हमने दूसरे क्वेश्चन भी किया भी था शायद, तो एक बार हम प्रॉब्लम इन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको लगता है तो बता भी सकते हैं, अगर नहीं किया, अभी किया होगा नहीं आप लोगों ने।
तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level। मतलब तुम्हारा एन नॉट, ऐसे मान लो कि एन नॉट 64 है, तो मुझे एन को 1 पर लाना है। सेफ लिमिट से 64 टाइम्स ज्यादा है इनिशियल। ओके, जो रेडिएशन आ रही बाहर, एक्चुअली ये एन नॉट नहीं है, एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी? ये देखिए, ए नॉट है, ये ए है, तो आपको 64 को रिड्यूस करके 1 के लेवल पर लाना है। इसका मतलब ये होता है, तो 1 इज इक्वल टू 64। देखिए 64 2 के पावर में है, आराम से डी बाई टी हाफ लाइफ करके यहाँ से आंसर कर लें। मुझे लगता है हमें थर्ड बताया था ना। सेवेंथ वाला कैसे करते हैं बच्चों? सेवेंथ वाले में मान लो पहले वाले का एक्स पार्ट है, दूसरे पार्ट का वाई पार्ट है, तो जो इसमें 10.81 गिवन आपको, इसमें 10 इंटू एक्स करने हैं प्लस 11 इंटू वाई करना है अपॉन एक्स प्लस वाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ से एक्स वाई का रेशियो आपको पता लग जाए। यहाँ से एक्स वाई का रेशियो आराम से निकालो। नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को होल्ड पे कर दिया। बताइए। लिखा नहीं था जो उन्होंने शेयर किया था मुझे, मैंने पूरा बैच का ही मंगवा लिया था। तो आप नाम भेज देता हूँ, जो जो बच्चे लिस्ट बनाए थे मैंने, तो वाला देख लेना, अगर उसमें आपके नाम है तो बता देना। ठीक, अपना सिलेक्ट कर लेना जो होगा। बेचे 1 सेकेंड। तो देखो बेटा, ये
ये था एक्स वाई का रेशियो निकालने का प्रोसेस। ना दूसरी प्रॉब्लम देखिए, मैं इंपॉर्टेंट करा दूं तो फिर बाद में देख लेंगे जो रह जाएगा, ठीक है ना, सारे भी नहीं कराएंगे। तो अब देखो मुझे क्वेश्चन नंबर जो लग रहा है इसमें पता ना क्वेश्चन में अच्छा तो नहीं दिख रहा है यार। अब देखिए 15 पढ़िए, 15 पढ़िए, जरा इनको कुछ चाहिए था। तो 15th नंबर क्या है देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अल्फा बीटा एमिशन और 16 एंड 48 ईयर्स। मतलब अल्फा बाहर जाएगा तो उसकी हाफ लाइफ 16 ईयर्स है, बीटा एमिट करेगा तो हाफ लाइफ इसके लिए 48 ईयर्स है। फिर मटेरियल डिकेज गिविंग अल्फा एंड बीटा एमिशन साइमल्टेनियसली। जब एक साथ एमिट होंगे तो ये 1/t = 1/t1 + 1/t2 होगा। एक साथ एमिट करेंगे तो यहाँ से जाके आप t निकाल पाएंगे। 16 × 48/16 + 48। ट्वेल्व ईयर आ गया इनका। इफेक्टिव हाफ लाइफ बस, बाकी क्या पूछ रहे हैं? टाइम इन विच 3/4 डिकेज। 3/4 डीके का मतलब बचेगा कितना? 1/4। 3/4 निकल जाएगा, मतलब 1/4 बचेगा। इनिशियल नंबर का 1/4 यहाँ बच गया। n/4 बेटा रिमेनिंग है, ओके, n0/4 इज रिमेनिंग। t/t हाफ लाइफ। t हाफ लाइफ क्या है? 12 ईयर। तो आप n0 से n0 कैंसिल कर दो और 1/4 को हाफ की पावर 2 लगा लो। पावर कंपेयर करके यहाँ से टाइम निकालो। पहला काम क्या है? टी इफेक्टिव निकालना है, देन फॉर्मूले में जाके हाफ में पावर लगा के यहाँ से स्मॉल टी निकाल। चले आगे। 16 देखिए, 16 नंबर देखो। 2 रेडियोएक्टिव सैंपल। फोर्थ वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बोथ। अच्छा, न्यूट्रॉन में चार्ज तो होता नहीं है। देखो किसी भी न्यूक्लियस के पास अगर प्लस चार्ज ले जाना ना, तो मैं प्लस चार्ज, और मान लो इसको पेनिट्रेट कर गया, पॉजिटिव चार्ज कर गया पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो? इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। तुम्हें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी देनी पड़ेगी। कि पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। समझ गई?
इन्फानाइट एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रॉन कर जाएगा। न्यूट्रॉन में क्या दिक्कत, न्यूट्रॉन में चार्ज होता ही नहीं, तो चला जाएगा। उसमें मैंने पूछा था कि विच फॉलोइंग विल बी स्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो उसका आंसर न्यूट्रॉन था। अनस्टेबल यहाँ स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कहाँ बात आ गई? तो इस क्वेश्चन में नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन था कि आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, उसका आंसर था। तो वो ऐसा कैसे होता है? का मतलब तो होता है कि उस पर कोई फोर्स लगाएगा तो चला जाएगा, फोर्स उसको कोई लगा नहीं पाएगा। कैसे कर दिया उन्होंने? न्यूट्रॉन अगर बाहर कहीं पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है न्यूट्रॉन में? बट ये लाइन ना एनसीईआरटी पे लिखी है। पता नहीं, अब याद कर लेना। तुम्हें याद तो हो ही गया, एग्जाम में करके आ जाना, क्या करो। अनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई फोर्स लगाए तो वो परमानेंट डिस्प्लेस हो जाएगा, ये तो मतलब होता है अनस्टेबल का। उसको फोर्स लगाएगा कौन? पॉइंट सबसे बड़ा ये, बाहर न्यूक्लियस से बाहर बैठेगा तो फोर्स लगाएगा कौन? न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा नहीं और कोई फोर्स लगा नहीं सकता। क्या बताएं उसको? पहले तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना, डिस्प्लेस करने के बाद रिटर्न आ सकता है तो स्टेबल होता है, दबाने स्टेबल होता है। फंडा ही नहीं लग पा रहा जो फंडा होता है इसका, समझी? इसलिए एक्सप्लेनेशन देना मुझको मुश्किल है। चलो फिर आगे याद कर लेना। लाइन लिखी है उन्होंने, पैसे लिख दिया, कुछ आगे पीछे लाइन और भी लिखी थी, ऐसे ही बस लिख दिया था। बता रही थी न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है एक पार्टिकल जो कि इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। बट एक चीज समझना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कैसे कराते हैं, वो इसी से कह रहे हूँ। जैसे अभी देखा ना कि वो न्यूट्रॉन गया, पेनिट्रेट कर गया, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन दिया तो वापस आ गया, उसी वे से ले रहे होंगे। वापस आ गया तो स्टेबल, परमानेंट चला गया तो अनस्टेबल, बस वही चक्कर हो रहा होगा। न्यूट्रॉन से रिटर्न होगा नहीं, न्यूक्लियस वगैरह से फोर्स लग के पीछे तो आ गया, न इलेक्ट्रॉन न कुछ। अगर इसको थ्रो किया जाए तो, अगर इसको स्पीड दिया जाए तो वापस नहीं आएगा, इसलिए ले रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो आप 16, बट एक थ्योरेटिकल कर लिया करो, जैसे 10th है, 11th है, 12th है, 14th है, जो हम छोड़ते हैं ना वही हमारे लिए गले की हड्डी बन जाती है। हमेशा याद रखना, 10th 11th 12th 13th आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं न कहीं से मेन को फोकस करते हैं और ऐसे छूट जाते हैं। आपको जैसे सीधा सा एग्जांपल बताऊं कि आज चाहे एमबीएन या मॉडर्न डीपीएस या अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग तुमने भी किया हुआ है, होता क्या है कि एक बैच में 3-4 बच्चे होते हैं, वही ज़्यादा डाउट पूछते हैं, वही ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, हर क्लासेस में भी वही आते हैं, तो कहीं न कहीं से टीचर का ध्यान भी उन्हीं पर चला जाता है। लेकिन क्लास के जो 60 बच्चों में से जो 20-25 बच्चे ऐसे में 20 बच्चे होते हैं जो न कभी पूछते हैं, न कभी आते हैं, न कुछ करते हैं, वो कहीं न कहीं से नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, अच्छा फील नहीं कर पाते, उसको इम्पोर्टेंट कहीं न कहीं गलती हालांकि उन्हीं की है। बिकॉज अभी एक पेरेंट से मेरी कभी काफ़ी अच्छी आर्गूमेंट हुई है, उनको बहुत अच्छे से बात भी मैंने किया है और समझाया भी है। जैसे मैंने डाउट क्लास लेता हूँ 11th बच्चों की, तो मैंने कहा भाई आपका बच्चा डाउट के लिए आता नहीं, वही 4-5 अच्छे आते हैं जो अच्छे होते हैं। तुरंत उनके सेंटेंस क्या थे कि सर आप तो उन्हीं अच्छे बच्चों के इसका मतलब ध्यान रखते हैं, बाकी बच्चों को आप छोड़ देते हो। मैंने कहा आप किसी कंपनी में बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के गुरुजी से बात कर रहे हैं, पहले गुरुजी के लहजे से बात करिए। नंबर 1, हम किसी बच्चे को फोन नहीं करते बेटा परफॉर्म अच्छा करते हैं आप डाउट में आइए, हम तो डाउट क्लास लगा देते हैं। डाउट क्लास में बच्चा, अभी ही देखिए क्लास में अगर हम ओपन कर रहे हैं तो अभी आप देखिए कितने बच्चे हैं, 37 है। बच्चे तो 55-60 थे, तो 37 ही तो हैं। अब जो बच्चे नहीं आएंगे तो उनको हम, अब इनको हम फोन थोड़ी ना कर रखे हैं बेटा आप लोग आओ, आप बहुत बढ़िया नंबर ला रहे हो, आप लोग क्लास लो।
हम ऐसा ट्रीटमेंट तो किसी के साथ करते नहीं है, तो उनको हमने सीधा समझाया, पर ये सेंटेंस आप मत करिए जो आप बोल रहे हो कि अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। अरे बच्चों के आगे कोई लगा हुआ है, कोई लगा स्टिकर लगा रखा क्या, अच्छा बच्चा खराब बच्चा, हमें क्या पता अच्छा खराब कौन होता है। हम तो एक जनरल लेक्चर दे रहे हैं, जनरल डाउट क्लास लगाते हैं, कोई आया उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो फरीदाबाद ब्रांच में मान लो 500 बच्चे 11th 12th एंड 12th RM बैच मिला के 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी नहीं हुए, तो जो नहीं हुए वही तो नेगेटिव करेंगे भाई, स्कूल का अगेंस्ट वही तो बोलेंगे बाहर करे, कुछ ध्यान नहीं देते, चल फिर रहते हैं, बाकी पे करते ही नहीं कुछ। ऐसे ही आप जब प्रिपरेशन करते हो, अब सुनिए जरा एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया है, जब आप प्रिपरेशन करते हो, जैसे अभी मैंने 1 to 16 की बात करें, 16 क्वेश्चन में से हमने 10 to 14 सीधा छोड़ दिया है, यही हमारे नेगेटिव करेंगे। जिनको आप अच्छा नहीं समझ रहे हैं ना, इसी में आप फंसेंगे, ध्यान रखना। मैंने इसलिए एग्जाम्पल क्लास का दिया है, सिर्फ क्लास के 10-15 बच्चे ही इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते, और हम टीचर उनको कहीं न कहीं से उनको बार बार पिन भी नहीं कर पाते, उनको पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन में दिखता ही नहीं पेज, तो हम पूछ भी नहीं पाते, नाम भी हमें याद नहीं रह पाते, विदाउट क्वेश्चन का नाम याद हो जाता है। वैसे ही एग्जैक्टली होता है जब आप पढ़ते हैं कोई टॉपिक, जो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो थ्योरेटिकल है। तो मैंने एग्जाम्पल इसीलिए तुम्हें क्लास का भी दिया है, ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आ पाते, बड़े बड़े क्वेश्चन चक्कर पड़े रहते हैं, हल्की हल्की चीज़ें हमारी में भूल जाती हैं, हम गलत कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एन एटम्स ऑफ एलिमेंट एन नंबर ऑफ पार्टिकल एमिट्स पर सेकेंड, तो dN/dt बताओ इसमें क्या है, छोटा वाला है बड़ा वाला है, यूनिट से पता लग जाता है, स्मॉल एन, इट इज लैम्डा एन, यार देखिए लैम्डा आ गया n/n। आपको निकालना मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ, इट इज 1/λ, तो आ गया n/। अब मैं 20th ले लूँ, अच्छा 19 में देखो, 19 में एक चीज फिर याद रखना बेटा, मास का रेशियो, नंबर ऑफ एटम के रेशियो ऑफ एक्टिविटी, ये सभी हाफ टू द पावर T/T हाफ लाइफ होते हैं, where T/T half life is the number of half life, इस तरह से आप मास में भी लगा लेना, जैसे आप 19 देखिए मास की बातें कर रहे हैं कि 10 ग्राम मास था इनिशियली, मीन लाइफ बाद कितना मास सैंपल में बचेगा, तो मास में भी वही चीज लगा लेना। मीन लाइफ का मतलब हो गया कि 2T एवरेज, का मतलब हो गया 2/λ। अब देखिए ये लैम्डा के फॉर्म में आ गया, हाफ लाइफ के फॉर्म में नहीं आया, तो हम जाएंगे इसको डेसिमल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, तो m = m0 e⁻⁻λt। थोड़ा सा इस तरफ आपको बीच बीच मॉड्यूलेट करने पड़ेंगे, फॉर्मूला वही चिपके रहेंगे, फॉर्मूला चेंज भी करें। m0 आपको 10 ग्राम लेना है, -λ × 2/λ, इट इज 10/e⁻², e की वैल्यू कितनी होती है 2.7, ये आपको शायद याद भी करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, है ना, 2.7 डाल के आप कर दें। जैसे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 20 भी पूछा है, ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ एक्टिव एलिमेंट फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट, ध्यान रखना जरा, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट मतलब इनिशियल
माइनस n कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेना। फ्रैक्शन डिसइंटीग्रेटेड डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन, ये देखिए 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम कितना लेना आपको? टाइम लेना है मीन लाइफ मतलब t रिप्लेस बाय 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा 1 अपॉन टी। ये है डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ओवर इनिशियल नंबर ऑफ एटम, ये आंसर। जल्दी से नोट करो, 15-20 न्यूमेरिकल करो, चैप्टर का आइडिया लगने लगता है कि किस तरह से करते हैं ना। चलिए 25 नंबर देखो, 25 पढ़ लो। रेडियोटिव न्यूक्लियाई पी एंड क्यू डिसइंटीग्रेट इनटू आर। पहले आप पी यहाँ लिखो, यहाँ क्यू लिखो, यहाँ आर लिखो। आर खाली है, कुछ नहीं है। पी और क्यू में टाइम 0 पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो x है, इसमें भी x है। मैंने 24 नहीं लिया, 24 आप लास्ट में किए थे, उसी से रिलेटेड अभी 24 कर देंगे हेल्प आपको। 24 भी इंपॉर्टेंट है। पी एंड क्यू इज एक्स, टाइम एच रेट, ध्यान देना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर इक्वल, मतलब dn बाई dt ऑफ p। यही मैं कह रहा था कि बच्चे नॉर्मली n इक्वल कर देते हैं, उनको लगता है कि हो गया, नहीं है, n नहीं करना, dn बाई dt करना है। dn बाई dt लैम्डा n होती है। dn बाई dt लैम्डा 1 लैम्डा 2 होती है। आपको हाफ लाइफ दिया 1 मंथ एंड 2 मंथ, 1 मंथ 2 मंथ, ये हो जाएगा n1 बाई 1 2 मंथ, n2 बाई 2 0.693 भी आएगा, कट जाएगा। n1 से n2, देखो आ गया हमारा रिलेशन। अब हम n1 की वैल्यू डालेंगे, n1 होगा x इंटू पावर t बाई टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ इज 1 मंथ, दिस इज x इंटू हाफ टू द पावर t बाई टी हाफ लाइफ 2 मंथ, x कैंसिल, चाहो तो 2 को राइट साइड कर लो, ज्यादा अच्छा है। t इधर जाएगा, हाफ होगा, हाफ पावर 1 प्लस t बाई 2, ये वाला पावर ऐड हो जाएगा इसमें t बाई 2। अब आप पावर कंपेयर कर लो, ये वाली पावर कंपेयर कर लो। Alright, So t so is equal here to we are camped on a sand cave 1 plus t by 2, इधर ले जाओ, a long t way from minus t by nowhere, 2, and it's now been 3 months this at is sea 1. on the Great Adventure. So Take t a आ quick गया look 2 back months, at how the hell we ended up here. 2 We put months. the Salty Dingo in on the northeast coast of Australia, hoping for an adventure. अब सवाल है We कि came across इस 2 मंथ बाद x कितना बचेगा, p कितना बचा, q कितना बचा, r कितना बचा हुआ देख लेंगे तो आज खुद पता लग जाएगा ना, क्योंकि पहले तो r था ही नहीं। अभी कितना बच जाएगा 2 मंथ बाद, पहला कितना बचेगा भाई, इसका 1 मंथ हाफ लाइफ था, 2 मंथ में 2 हाफ लाइफ बनेंगे। शॉर्टकट नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर कर लो, हाफ टू द पावर 2 मंथ बाई 1 मंथ, x बाई, और ये बचेगा
दूसरे का हाफ लाइफ 2 मंथ है, 2 मंथ में तो एक ही हाफ बचा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आज के वीडियो के साथ है। और आज का वीडियो भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अगर गन पावर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो गन पावर आपको इम्प्रूव करना है, के हिसाब से तो एक ही हम बचा ना, एक ही आप हाफ लाइफ हुआ। फोर सिचुएशन एक्स इंटू हाफ टू द पावर 2/2। पड़ेगी, जितना कि भाई आप मतलब स्कोर भी रखेंगे, क्योंकि तभी जाके भाई आपका गन अभी नहीं सुनेंगे, रुक जाओ। तो भाई आज की वीडियो उसी पे डेडिकेटेड होने वाली है। कैसे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हो, कैसे आप 1v4 सिचुएशन ये बचिया तो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में अगर आपको फाइट निकालनी में x/4 बचा है, Q में x/2 बचा है, तो बाहर कहाँ गया होगा, R में गया होगा। x माइनस x/4 R में गया, सर्वाइव करके चलिए। प्लस x माइनस x/2 भी R में गया। तो भाई आपको हमेशा फाइट लेके खेलना पड़ेगा, हमेशा हॉट ड्रॉप लेना पड़ेगा। और ये के साथ आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि होता है भाई प्लस x/2 हमारा आंसर है। क्या करी हो आयुषी? आगे जाके चिकन लेना है, ये अच्छा निकालेगा ना दोबारा नहीं समझाऊंगा, बड़े क्वेश्चन और आएगा तो वहाँ समझा देंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक। ऐसे क्वेश्चन और भी आएगा, ठीक है, अभी कराते हैं। तुमने सुना नहीं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई है। कहाँ तक पहुँच गई है ये समझ में आई? dn/dt पूरे समझ में आया? बोलते जाओ जरा। λ1 n1 इक्वल है λ 0.693/t हाफ लाइफ होता है, t हाफ लाइफ 1 मंथ, इसका 2 मंथ। ये हो गया 2n1 = n2। ये तो समझ गई ना? अब n1 का फॉर्मूला क्या है? n0 हाफ टू द पावर t/t हाफ लाइफ। n0 इसका x है, हाफ टू द पावर t/t हाफ लाइफ 1 मंथ है p वाले का। राइट हैंड जाओ, इसका भी इनिशियल नंबर x था, हाफ टू द पावर t/t हाफ लाइफ दैट इज 2 मंथ। अब 2 को राइट हैंड साइड ले जा, हाफ टू द पावर t हाफ इंटू t/2 इसमें ऐड कर दे पावर। अब हाफ दोनों बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होगा। t = 1 + t/2 इक्वल, इधर t इधर 1 + t/2। क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ? बोलो। टाइम निकालने आगे है, बोलेगी कुछ? नहीं, ये वाला पार्ट नहीं आया, तो दोबारा मैथ नहीं आ रही बीच में। पहले देखो, हाफ टू द पावर x हाफ टू द पावर y, ये हाफ टू द पावर x + y होती है। पहले समझो तुम, बेस इक्वल होते हैं, पावर ऐड होती है, नंबर 1। तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा हुआ, हाफ टू द पावर t लेफ्ट हैंड साइड है, हाफ टू द पावर 1 राइट हैंड साइड है, इंटू हाफ टू द पावर t/2 राइट हैंड साइड है। ये 2 इधर गया ना, हाफ हो गया है, हाफ इधर, हाफ पावर t/2 पहले से। बेसिस इक्वल है, हाफ ऑफ ईच, पावर ऐड हो जाती है, 1 + t/2। पावर कंपेयर कर सकते हो, t/2 + 1 कंपेयर कर सकते हो। समझ आया? अब नहीं आया? अभी नहीं आगे चलो अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप, ये भी कर लो, 24 भी आप कर लो। न्यूक्लियस X220 address decays emitting an alpha particle। एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर में तो y का दे रखा है, तो एनर्जी ऑफ y मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ y इंटू Q वैल्यू, ये फॉर्मूला है। y के लिए अल्फा का मास आएगा, अल्फा का मास होता है 4 mu, दोनों मास ऐड करेंगे वापस 220 आ जाएगा। Q वैल्यू निकालनी है, ये वाला 0.2 दिया, देखो आराम से सॉल्व करके आंसर आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं हुई। 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देख लो इधर 31, 32 और 31 के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, या 3/2 KT में पेज दिखा भी देता हूँ, फ्यूजन का केस होता है ना ये, इसको एक बार पढ़ लेना, फ्यूजन वाला पेजेस। जैसे आप देखो पेज नंबर 115, 115 में ये न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन दिए हैं 3-2-3। नीचे देखो जाओ, एक लाइन लिखी हुई है 1s2 के बाद Coulomb's repulsion acts to prevent particle getting close enough within the range of their attractive nuclear forces and thus fusing. करेंगे जो कुलम फोर्स होगा प्रोटॉन में वो रिपेल करता है एक दूसरे को और इस तरह से फ्यूज होने का वो अपोज करता है, राइट, प्रिवेंट्स अपोजिंग टू ओवरकम द कुलम बैरियर ऑफ प्रोटॉन्स इन प्रोटॉन। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज गिवन बाय 3/2 KT। तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने किलो में कन्वर्ट किया है, तो किलो बनाएंगे तो इसमें से आपको 0 इधर लाने पड़ेंगे। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जो 310.9 केल्विन के आसपास आएगा 3/2 KT। इसके बाद देखो ये सबको रिएक्शंस को ऐड किया है, इसने ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड 4 1H1 बचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 4 NH1 बचेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। नीचे वाली रिएक्शन देखो, नीचे रिएक्शन लिखा है 3-4 ना, कर करा के फाइनल रिएक्शन बनती है। इसमें 2 चीज आपको याद करना जरूरी है। एक तो ये जो हाइड्रोजन साइकिल आपने यूज किया है, इसमें 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर आएगी। एक तो आप इसको अंडरलाइन करिए। दूसरा, जो टेम्परेचर निकालने के लिए फॉर्मूला डाला 3/2 KT डाला, जिसमें 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में देखिए जरा किस फॉर्म में क्वेश्चन लेना, देखिए कुछ बात इससे क्वेश्चन का बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या लिखा है ये देखो, रिएक्शन लिखा ना 31, देखो 1s2 1s3 2He4 + 0N1। टेम्परेचर दे दिया है, तो आप 3/2 KT से ये आंसर निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा। क्यों, टेम्परेचर दिया तो है, 3/2 KT से कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। थर्टी 32 नंबर मैंने आपको बताया था बेटा ना कि इसमें बीटा प्लस निकल रहा है, E+। पॉजिट्रॉन निकालने में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं मास में। तो 32 का 3 करेक्ट है कि नहीं, बोलो। ठीक, जैसे 33 देखो डायरेक्ट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, तो सीधे मार्क कर दो। तो आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन पीछे वाले हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर में, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लेना, प्रीवियस ईयर आप कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता लेंगे। क्या बताऊं, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। अभी जो मैं फार्मूला लिखा पीछे, डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी में ऊपर मास ऑफ अल्फा आएगा, तो आप बताओ कि डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी ज्यादा होगी या अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी।
वाई लिखा है मास ऑफ अल्फा पर, एंड के अगर अल्फा निकालूं तो मास ऑफ वाई ऊपर आएगा। तो बताओ जरा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, के अल्फा की, के वाई की? बोलो विश्वेंद्र। क्या हुआ, लेट गए क्या? नो सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मास किसका ज्यादा, अल्फा का वाई का? वाई का। एनर्जी किसकी होगी ज्यादा, के अल्फा के वाई? वाई की। अरे यार, जब तुम बोर्ड पे देख रहे हो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ हमने कुछ है? विश्वेंद्र बोर्ड विजिबल है क्या तुम्हें? सर अब देखते हैं। मजाक करने बैठे हो क्या यार तुम? अब तक कहाँ बोर्ड था तुम्हारा? अब बताओ, देखो आराम से आंसर आ गया। पीनट बटर लाया। पहली बात ध्यान रखा कर, मोमेंटम इक्वल 2 इंटू मास ऑफ वाई न्यूक्लियस के ऑफ वाई न्यूक्लियस 2 इंटू मास ऑफ अल्फा न्यूक्लियस के ऑफ अल्फा न्यूक्लियस। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी घट जाएगी, सीधी सी बात है। मैं देख लेता हूँ कुछ इसमें टफ रहता है तो। 8th में बताना किसमें क्या माइनस करते हैं, 8th नंबर बताइए। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं 8th में। एनर्जी दिया है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने को बचाने के लिए हमारे पेट के अंदर आयुषी बहने एनर्जी दिया है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। वही कह रहा हूँ देखो। नहीं लग रहा है। आप लोग एम वाई के वाई एम अल्फा के अल्फा का कॉन्सेप्ट। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में एनर्जी दिया भाई, ऐसे बड़ी मिस्टेक कैसे आप लोग कर रहे हो हैं? जब मासेस पता होते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, जब एनर्जी दिया रहता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। दूसरी बात ये बाइंडिंग एनर्जी डिस्कॉर्ड खेला ना, ये डिस्कॉर्ड है इनके पास। ये भी बड़ा पहले इंपॉर्टेंट आ होता जाएगा है। इसके पास, उन्होंने पहले भेज दिया इसके बाइंडिंग दौरे एनर्जी पे पर न्यूक्लियन या की दौरे डिस्कॉर्ड खेल गए वो डिस्कॉर्ड में तो डिस्कॉर्ड है ना। हां डिस्कॉर्ड से ले लो सब आवे ऐसे बंदा हीलियम बंदा बाद वो में बड़े बना, बड़े आवे हीलियम के अंदर एक में 4 है, तुम्हारी डाल 4 तो 4 हो बना गया 8 हां तो वीडियो डाल देता हूं 8 इंटू 7.0 प्ले स्टोर पे ना आ भी है इसकी रिकॉर्डिंग कर ले एक बार अंदर तक चला जा, बस एक मैच खेल ले। हीलियम 1h और लिथियम वाला ऐड कर दो। चलो लिथियम में 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई क्या, 5.6 क्या लिखा हूँ 5.6 मल्टीप्लाई बाई 7 और 1x1 का दिया नहीं है, 1.1 होता है, 1.1 होता है। 1s2 का तो 1s2 का शायद 1.1 होता है। ये थोड़ा सा इनको देना था, शायद नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा, इसलिए तो मैं ले लेता हूँ।
1.1 के आसपास आ दे देता जाएंगे हूँ। गिर ये अप्रोक्सीमेट आंसर था आपका एनर्जी है। एक 9th कर लो, 9th है, 11th है एंड 16th है। 9th 11th 16th सभी क्वेश्चन एक जैसी हैं। 9th 11th 16th। देखिए 9th में एज ऑफ द रॉक बताना मतलब टाइम बताना। देखिए सिंपल ऑफ रॉक कॉन्केव was found to contain x and y the ratio of 1:7। तो आप y वाले से डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन, आप x वाले से कर लेना। 1:7 रेशियो है, इसका मतलब 1:7 का मतलब 1/8 पार्ट इसमें x का कंट्रीब्यूशन होगा। x वाले का जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके इनिशियल नंबर का 1/8 होगा और 7/8 n0 ऑफ y होगा, ये ना मतलब हुआ, ये ऑफ x होगा। n/n0 ऑफ 1/8 इसका होगा, n/n0 ऑफ 7/8 इसका होगा। तो 1/8 कैलकुलेशन आसान है ना, 1/8 वाले से कर। इसी तुम्हें हाफ लाइफ x का दिया, y का हाफ लाइफ उसने दिया है 1/8 हाफ t/t हाफ लाइफ। तो 3 इंटू 1.4 तो लिखा इंटू रहा है 10 इंडियन टू पावर पॉप दी 9। इंडिया लिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए फिर टाइम आप सभी को क्लियर होगा कितना बच्चों? कितने 400 कर 300 वाला कर लेना, और क्या कुछ वैरायटी अलग लग रही 300 है वाला बताओ। कर दे। ऑलमोस्ट आगे मुझे लग रहा है कि कर लेंगे आप। 21 कर लो, 22 कर लो। फिर मैं भी डाल दूँ अर्ली एक्सेस टू पबजी इंडिया। और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा अलग कुछ। मैं कर लूँगा अपना, तू तो 35 भी ऐसी है, 35 भी कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लो, बाकी जितने भी थ्योरेटिकल लास्ट में जरूर करना। बहुत टाइम दिया हुआ मैकेनिक्स में, थोड़ा टाइम इसे दे देना है। थोड़ा भी टाइम दे देंगे तो ये आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। 21 that activity of radioactive sample is measured as n0 count per minute। ध्यान देना है n0 count per minute, ये dn/dt and n0/e count per minute at t equal to 5। actually activity है, this is a0 and a/e, this is value a is a0/e। e के फॉर्म में आंसर है तो आप e के फॉर्म में जाएगा तो क्या फॉर्मूला है, a इक्वल टू a0 इंटू e⁻ इंटू t। यहाँ a0/e हम लोग कर देंगे, e⁻ t कर देंगे। e0 से 0 कैंसिल कर दो, इधर आ गया e⁻1, इधर आ गया e⁻t, t is 1, टाइम हो गया 1/11।
लेमडा ln 0.693 मत डालना, लेमडा log 2 बाई 5 मिनट्स डाल देना, ठीक है ना। लेमडा log 2 बाई 5 मिनट डाल देना, 5 बाई ln 2 आंसर है। चलो देखो आप 22 नंबर 22 देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएटिव आइसोटोप्स इज लैम्डा। देखिए कौन सी लैम्डा है। T1 A2 आर द एक्टिविटीज एट T1 and T2, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द टाइम T1 minus T2। अच्छा एक बात सुनो, अभी तुम्हारे पास A1 एक्टिविटी है, A1 होगा, जरा चीज से समझा करो, तो क्या मत लगाया, कभी आंसर आ कभी नहीं आया। A1 प्रोफेशनल तरीके से A होता है dN/dt, दिमाग में हमेशा रखा करो चीज। ये होता है माइनस लैम्डा इंटू एन नॉट, कभी ये N1 बचा हुआ है, जैसे A2 है तो माइनस लैम्डा N2 बचा हुआ है, N2 N1 रिमेनिंग है, मतलब T1 टाइम पे देखा तो ये रिमेनिंग है, बचा हुआ पार्ट ये है। T2 टाइम पे देखा तो बचा हुआ पार्ट आपका ये है। अभी N1 है, कुछ दिन बाद N2 बचा है, तो निकला कि बाहर कितना चला गया, ये गया बाहर ना, बाहर गया N1 माइनस N2। बोलो, अरे आपका कोई कंटेनर है, पानी लीक कर रहा है इसके अंदर से, अभी देखा इतना बचा है, एक 2 घंटे बाद देखा इतना बचा है, तो बाहर कितना गया, ये पोर्शन तो बाहर गया ना, ये वाला। N1 होगा माइनस A1 बाई लेमडा, N2 होगा माइनस माइनस प्लस A2 बाई लेमडा। लेमडा ले लिया हमने कॉमन, यहाँ गया A2 माइनस A1, माइनस साइन खैर शो करता है कि ये ज़्यादा है, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस डीके शो करता है। क्वेश्चन करते वक्त माइनस साइन मत करना, आप यूज ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देना, ढूंढने मत लगना ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस डीके शो करता है। तो आपने डीके फंडा तो ले लिया, N2 माइनस 7 तो किया नहीं है। अब माइनस अगर राइट में लेते हैं तो ये माइनस का कंफ्यूजन आ जाता है आपको। तो अगर आपको इस पे जाना है दिमाग, जैसे तुमने दिमाग यूज किया कि N1 ज़्यादा था N2 कम था, तो आपने डीके वाला फंडा पहले यूज कर लिया, तब यहाँ माइनस मत डाल, सिर्फ वैल्यू लेके माइनस करना। ये देखिए आंसर आया। जैसे देखो ये 26 नंबर, जैसे आपने छोड़ दिया, प्रीवियस तो छोड़ना मत। 26 नंबर, I am back. Sorry for the bug. तो ये कह रहे हैं कि मतलब 26 में क्या क्या फैक्टर है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पड़ेगा। तो रदरफोर्ड मेरे हिसाब से किस में था, ये एटम में था ना। यस सर। एटम में रदरफोर्ड लेवल 2 में एक फॉर्मूला लिखा था, आप
यहाँ तो फॉर्मूला एक्यूरेट वाला नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट दिख जाएगा। पेज नंबर 72 निकालना। 72 में सबसे ऊपर एक फॉर्मूला है एन थीटा वाला। बेटा इसमें पहली बात देखो, जो फॉर्मूले में सबसे नीचे है ई, वो एनर्जी है। एन थीटा में सबसे नीचे वो एनर्जी है, कैपिटल ई। वो एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहे हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जिसको थ्रो किया था, ई एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करे। पहला आंसर तो सही है भाई, वहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ Z1 Z2 है। इसका करेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि मैं बुक से करेक्ट फार्मूला बताता हूँ तो क्या होता है। ठहरो, मैं नेट पे क्या देखो, बुक से ही देख लेता हूँ, बुक में चीजें मिल जाएंगी। दूसरी बना दे। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, क्या क्या फैक्टर है। एक बार मैं रुदरफोर्ड, चलो स्टार्ट करनी है तो मैं आकर से ले ही लेता हूँ। आप हेडिंग डाल दो एटम्स। एटम का स्टार्ट ही इसने ले लिया है। आप हेडिंग डालिए एटम। अब एटम के बाद ही लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो, जब आप एटम पढ़ते हैं तो आपको इधर पता है, सबसे पहले रुदरफोर्ड मॉडल आ जाता है। रुदरफोर्ड मॉडल में दो तीन चीजें आपको याद करनी है। नंबर 1, न्यूक्लियस के अंदर भाई प्रोटॉन भरे पड़े होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले तो सेंट्रल लाइन के लॉन्ग अल्फा को प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं बाय गिविंग सम काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दे दिया है और ये न्यूक्लियस की तरफ आता है। वे दोनों पे प्लस चार्जेस हैं, टच तो कभी कर नहीं सकता, टच करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। ये जाके फिर एक वापस आ जाता है। इसकी वेलोसिटी मोमेंटरी 0 होगी थोड़े टाइम के लिए, और बीच का जो सेपरेशन है ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है ना। ये आर नॉट क्या है, ये आवाज आ रही है। सेपरेशन है अल्फा का न्यूक्लियस के साथ। और इसका फार्मूला बताने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है कि इनिशियली ये बहुत दूर से थ्रो किया जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से थ्रो किया जाता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बन नहीं पाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। और जब करीब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगी 1/4 चार्ज ऑफ अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको Z1 फॉर्म में कर सकते हैं कि बेटर है कि चार्ज है तो पता तो इसको ले लो, Z1 लेने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस का चार्ज Z × E ओवर
आर नॉट, यहाँ से आर नॉट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2z E² 4π इंटू काइनेटिक एनर्जी। पहले लाइन जल्दी से लिखिए आप। I was trained enough, and I didn't think so much improving energy to actually work faster. इन जनरल हम इसे ऐसे लिख देते हैं आर मिनिमम को, भाई Z1 Z2 2 नहीं डालेंगे, 4 का पर नहीं डालेंगे तो Z1 आएगा, Z2 आएगा, Z² को Z1 Z2 कर देंगे, E² मोबाइल एनर्जी 4π। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन को Z1 कर दिया, नहीं लिया उसको, और क्या। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, जब आप सीधे सीधे न्यूक्लियस की तरफ आएंगे 180 से आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डेविएशन ऑफ 180 डिग्री, एंड मिनिमम सेपरेशन ये होगा जो आप फॉर्मूले में देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आपने लिया न्यूक्लियस, इसकी सेंट्रल लाइन हो गई, दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ से थोड़े ऊपर से आपने अल्फा को थ्रो किया, अल्फा को थोड़े ऊपर से थ्रो किया बाय गिविंग सम वेलोसिटी u। अब ये वापस थोड़ी ना आएगा, पहले सीधा जाएगा, पहले सीधा जाएगा। जब बहुत दूर था इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो स्ट्रेट गया होगा, जैसे ही फोर्स लगाना शुरू किया ये देखिए डेविएट करना स्टार्ट कर दिया, ये स्कैटर हो गया। स्कैटर्ड, अब हम लोग तकरीबन इस लाइन को आगे लेके लास्ट वाला जहां भी आप कोई रिसीवर टाइप का टारगेट रखेंगे, ये आप इसे डिटेक्टर कह लो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके यहाँ से हम एंगल बना लेंगे, तो हम थीटा लिखते हैं। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं, रेड वाली लाइन, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिसाइड करेगा थीटा कितना आएगा। एनर्जी भी डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं है, एनर्जी ज्यादा होगी तो इम्पैक्ट पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसका फर्क पड़ता है। तो एनर्जी वही है कि अल्फा आपने एनर्जी दिया, बी इम्पैक्ट पैरामीटर है, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पीछे से याद कर लेंगे, बस यहाँ 1/4 की जगह 8 आ जाता है। Z1 Z2 E² सब कुछ वही है, बस नीचे 8 आ जाता है, साथ में cot θ/2 आता है, cot θ/2 आता है। K is the energy of incident particle. तीसरा रिजल्ट देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड,
number of particles scattered per unit area into the ring at scattering angle theta. फिर से सुन लो, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया इनटू द रिंग एट स्कैटरिंग एंगल थीटा। जैसे हमने रिंग बनाया ना, देखो यहाँ रिंग बना रखा है, पार्टिकल एक थोड़ी ना आएगा, और भी तो पार्टिकल जाएंगे, कोई एक दो पार्टिकल थोड़ी ना होते हैं। इस रिंग के यूनिट एरिया में, इसके यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स एंटर किए होंगे, वो नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। दैट नंबर डिपेंड्स अपॉन सम वेरिएबल्स। उसमें 2-3 मेन फैक्टर आपको बता देता हूँ क्या क्या है। एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया है, थीटा एंगल पर है, ब्रैकेट में एंगल का मतलब हो गया एट थीटा एंगल है। प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर ओवर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर sin to the power 4 थीटा बाई 2। देखिए पूरी लाइन, इसमें आर स्क्वायर भी हम लिख देते हैं। आर स्क्वायर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, आर बताना पड़ेगा लेकिन क्या है, लिखे आर क्या है। आर इज द मिनिमम सेपरेशन, बेटर आर नॉट लिखो, आर नॉट इज द मिनिमम सेपरेशन of target nucleus and incident particle। डायग्राम में दिखा देते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, पॉइंट मान लो न्यूक्लियस, इसका चार्ज जैसे Z2 ई चार्ज दिया, ये न्यूक्लियस पॉइंट मान लिया। यहाँ आपने ये लाइन ले लिया था, ऊपर से पार्टिकल थ्रो किया अल्फा या कोई भी, यहाँ से गया, पहले सीधे आ रहा था, बाद में टर्न लिया गया। तो जब इसका टेंजेंट इस वाले लाइन पर 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब जब टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ से, अगर 90 हो जाएगा तो ये हमारा आर मिनिमम हो जाएगा। दिस इज आर मिनिमम। कर लिए बच्चों?
चलें क्या आगे तुम लोग? अब आपके पैकेज में देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, यहाँ से निकल जाओ, आप आइटम में जाओ। एक तो यहीं से देख लो, ये वाला जो था इसको तो आप देख ही लो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आए कि नहीं बताओ? तो भाई के इधर ले जाऊंगा अगर, के स्क्वायर प्रोपोर्शनल Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, के प्रोपोर्शनल Z1 Z2। एक तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, पहला वाला सही आंसर है ना। मासेस का यहाँ कोई यूज नहीं है। और दूसरा एटम के चैप्टर में जाना, 2-3 क्वेश्चन कर लो ना। एटम में देखना क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 94, 13 एंड 14th। एंड 14th पेज नंबर 94। देखिए आप, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 डिग्री x, तो यहाँ x लिखिए, प्रोपोर्शनल 1/sin 90/2 power 4। Number of particles scattered per second at angle 60, x dash proportional 1/sin 60/2 power 4। डिवाइड कर देना, sin 45 sin 30 4 to the power 4। कर लो सॉल्व, इसे कितना आगे देख लो। 1/√2, दिस इज 1/2, 4x। 4x आंसर आ। अब देखो आप 14th क्लास तो कल भी है ना तुम्हारी? ठीक है, कल सिलेबस हो जाएगा फिर हमारा तो। नहीं, आज एटम कर लेते हैं, कल थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ड्यूअल नेचर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ड्यूअल नेचर के डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लें, उसमें थ्योरी में तो ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं। आइंस्टीन इक्वेशन है, 2-4 ग्राफ बता देंगे जो 3-4 बनता। क्यों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, सीधे क्वेश्चंस कर लेंगे उसके। हाँ कर सकते हैं, इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में टाइम मत लगाओ। 14th अगेन देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 power 4। तो sin 0 होता है 0, sin 0 0, मतलब थीटा अगर 0 डालेंगे आप, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, लाइन इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा, नंबर घटेगा। ग्राफ ये वाला मार्क कर दें। थीटा इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, थीटा डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, इधर का उधर, उधर का इधर। ये था पॉइंट। आइए मैं रदरफोर्ड एटम के अंदर ही चीजें हम लोग ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बोर्स थ्योरी। बोर्स में सबसे पहले आप देखा करो, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, यू गिवन है, तो आप पहले फोर्स निकालो। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को
सेंट्रीपिटल के इक्वल करके यहाँ से वी और आर का रिलेशन बनाते हैं। पहला काम तो ये होता है किसी भी न्यूमेरिकल। दूसरा पॉइंट, जब भी सर्कुलर मोशन की बात करें, चाहे सैटेलाइट हो या इलेक्ट्रॉन हो, इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है mv²/r वाला, दैट शुड बी इक्वल टू कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होगा Z इंटू ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4πε r²। तो यहाँ से r कैंसिल करके एक RV का इक्वेशन यहाँ से बन जाता है। फिर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके रेडियस का, एनर्जी का बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग बना देते हैं। If force proportional to 1/r² और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल 1/r अगर ऐसा है, जैसा कि हमारा होता है, हमारा यही अजम्पशन ना, कूलम्ब फोर्स 1/r², एनर्जी 1/r, तो हम कुछ फार्मूले यहाँ लिखेंगे। टाइम पीरियड के फार्मूले लिखेंगे, रेडियस के लिखेंगे, एनर्जी वाले लिखेंगे। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ टोटल होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल होती है। बट याद रखना, इस फॉर्मूले तभी लगाना जब ये ऊपर ये दिया जाए। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ वेलोसिटी लिख दूं। रेडियस और वेलोसिटी तो याद रहती, बाकी तो याद रहती नहीं है। रेडियस होती है कितना होती है, 5 to 9, एंगस्ट्रॉम में इतनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम भी ले सकते। वेलोसिटी लाइट स्पीड अपॉन 137 इंटू z/m, ये स्पीड होती है, z/m। करो, नोट करो इसको। बच्चों नोट कर लिए? एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z²/n²। इट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तभी लगाना बेटा जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो, अदरवाइज जो बताए थे, एनर्जी दिया है, फोर्स निकालना, फोर्स से आगे चलो। दूसरा पॉइंट, इससे कुछ फार्मूले और बनाए जाते हैं। जैसे टाइम पीरियड की बात मैंने आपसे किया, करंट की बात करें, करंट जो सर्कुलेट, बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर गेमिंग, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें,
Pop Magnetic moment, number music. of current multiplied by area of Pop background music. होगा m होता है चार्ज बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बॉडी इंटू एंगुलर मोमेंट। यहाँ से भी आप मोमेंट निकाल सकते हैं, भाई एन एच बाई 2 पाई है, यहाँ डाल देंगे, एरिया वगैरह करनी नहीं पड़ेगी। देखिए चार्ज बाई 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्ट देखिए मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से आ गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। टाइम पीरियड इट इज सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड। रेडियस में तो z बाय n दिखा नहीं, n स्क्वायर बाय z। रेडियस में n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी में z बाय n, तो टाइम पीरियड में इंटू द पावर 3 बाई z स्क्वायर नजर आया। लिख लो लाइन। Radius proportional n square by z, velocity proportional z by n, time period proportional n cube by z square। I'm waking up to ash and dust. हो गया नोट। करंट होगा चार्ज बाई टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल। प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो हम बाकी टर्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में ही आती है, तो आई में उल्टा हो जाएगा, मतलब z स्क्वायर ओवर n क्यूब हो जाएगा। लास्ट टॉपिक छोटा सा बचता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पार्टिकल। इट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r। करंट प्रोपोर्शनल z स्क्वायर बाई n क्यूब, रेडियस प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई z, so magnetic field proportional क्या z क्यूब बाई n टू द पावर 5 इंटू द पावर 5। ये b का रिलेशन आ गया n और z के। जैसे आप पेज खुली रखे हैं, जैसे 7th नंबर देखो, 7th नंबर में z क्यूब बाई n टू द पावर 5 आएगा। 4th सही है। सिक्स नंबर आंसर दो। 6th नंबर जो हो जा मार्क कर लो, बाद में बचे हुए करना। 6th नंबर पढ़िए। बूस्टर कर लेंगे तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें सब आ जाती हैं। कौन सा बोला? 6th नंबर। तो अभी आपने देखा रेडियस में n स्क्वायर बाई z आता है।
ट्रायंगुलर मोमेंटम में mv या ns/2 आता है। The day has gone. टाइम क्यों लेते हो आप लोग? यहाँ r² इधर n तो n मतलब r हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, क्लियर हुआ है ना? r प्रोपोर्शनल n², L ns/2 L प्रोपोर्शनल √r। The day has gone. चलो अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। जरा ऐसे शेयर कर देना। है क्या चीज देखो, हमें डिफरेंट ऑर्बिट के पहले एनर्जी लिखनी है। इसके बाद ग्राफ पेपर लेके, जैसे हमारी लाइन देखो है ही रोल फॉर्म में, मैं तो इसी के हिसाब से लिख दूंगा। हालांकि लाइन तो कम पड़ जाएगी, 1 2 एक में डबल मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि ये गैप ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अगर हम n नंबर को 1 डाल देते हैं, कितनी एनर्जी आएगी इसकी? कितनी एनर्जी आएगी टोटल वाली? -13.6 आएगी ना। इनको 1 डाल दिया हाइड्रोजन एटम के लिए ना। मैंने एक लाइन यहाँ बना ली फिर ये कि चलो ये -13.6 वाली एनर्जी की लाइन है। और जब n को 2 डालूंगा तो कितना आएगा? -3.4 -3.4 13.6 में कितना बड़ा गैप बन गया? 10.2 बन गया ना। 10.2 हमने एक डिवीजन को 1 मान लिया है, मैं 2 मान लेता हूँ कि एक ट्यूब है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक गैप होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं बनाना पड़ेगा। इसकी एनर्जी आगे देखो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। फिर आप 3 नंबर डालिए, 3 नंबर डालेंगे तो कितना आएगा? 9 डिवाइड करके देखो 1.57 कितना आएगा? 51। 1.51 अब 1.51 3.4 का गैप कितना बनेगा? लगभग 2 के आसपास, 1.9 के आसपास बनेगा ना। 2 के आसपास एक डिवीजन बना लिया भैया, ये थर्ड ऑर्बिट के। अब गैप क्लोजर होता चला जाए। मैं आगे दिखाऊंगा, दिखेगा भी नहीं, मुझे थोड़ा लेना ही पड़ेगा। पास गैप रिड्यूस होता जाएगा, प्रॉपर मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे